नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी भली भांति होंगे और सुरक्षित होंगे। आपको कोई समस्या परेशानी तो नहीं? अगर यदि है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सब्जेक्ट कोड मेंशन कर दीजिए, उसकी फ्री क्लास हम आपको देंगे। साथ साथ हमारा एजुचक्र एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। कुछ कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है, जाकर उनमें एनरोल कीजिए दोस्त, और डाउनलोड जरूर कर लीजिए, जल्दी उसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो बात करते हैं, आज का हमारा सब्जेक्ट कोड है क्या आपके सामने, BEGG 174। नाम है इसका क्रिएटिव राइटिंग। दोस्त क्या नाम रखा गया है सब्जेक्ट कोड का? क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट उठाए हैं, मोस्ट आप कहेंगे रिपीटेड क्वेश्चंस को लेकर मैं आया हूँ, एग्जाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बात कर रहे हैं BEGG 174, नाम है क्रिएटिव राइटिंग। तो इस क्रिएटिव राइटिंग का सबसे पहले तो मीनिंग ही जान लेते हैं ना, क्रिएटिव राइटिंग का मीनिंग क्या होता है। यदि हम क्रिएटिव राइटिंग के मीनिंग को ही जान लेंगे दोस्त, तो फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है भाई? क्रिएटिव का मतलब तो होता है सृजनात्मक, और राइटिंग का मतलब होता है लेखन। तो जब हम कुछ नया लिखने की कोशिश करते हैं, कुछ क्रिएटिव लिखने की कोशिश करते हैं, उसे हम क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई लेखक तो नहीं हूँ, मैं कोई पोएट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद की कोई स्टोरी बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी खुद की कोई स्टोरी लिखना चाहता हूँ, मैं अपनी खुद की कोई पोएम लिखना चाहता हूँ दोस्त। यही होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिव राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण स्किल जो आपका काम करता है, वो काम करता है क्रिएटिविटी। जिस व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी होगी, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? अब क्रिएटिविटी अपने आप में स्किल होता है, जिसका मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। क्या कहते हैं इसको? टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। जब हम कुछ नया क्या करना चाहते हैं? प्रोड्यूस करना चाहते हैं, चाहे वो स्टोरी रूप में हो, पोएम रूप में हो, और भी कुछ हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। इसी लेखन को हम क्या कहते हैं? क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, कुछ नया लिखना। चलिए, इस एग्जाम में जितने भी सवाल आपके आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक सवाल बार बार एग्जाम में आता है, द इंपोर्टेंस ऑफ ओपनिंग इन क्रिएटिव राइटिंग में। सबसे पहले तो ये सीख लीजिए कि क्रिएटिव राइटिंग को स्टार्ट कैसे करते हैं। कोई भी राइटिंग यदि आप लिख रहे हैं तो उसकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए? इट मीन्स बिगिनिंग कैसी होनी चाहिए। किसी भी क्रिएटिव राइटिंग की बिगिनिंग कैसी होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका बनता है। ध्यान से समझिए। द ओपनिंग ऑफ एनी पीस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, वेदर इट इज शॉर्ट स्टोरी, ये एक शॉर्ट स्टोरी भी हो सकता है, ये कोई नोवेल, ये कोई पोएम, कोई एस्से भी हो सकता है, कोई प्ले भी हो सकता है। याद रखना तुम्हें, इसमें जो बिगिनिंग होती है, जो शुरुआत होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि आपने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किस किस ने बात सुनी है? आप सभी ने सुनी होगी। तो किसी भी क्रिएटिव राइटिंग को लिखने से पहले उसे जैसे आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वही होती है द इंपॉर्टेंस ऑफ ओपनिंग इन राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। अब क्रिएटिव राइटिंग में आप क्या क्या लिखते हैं? शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स, पोएम्स, एसेस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब वेल क्राफ्टेड ओपनिंग, अब ध्यान से समझिए कि वेल क्राफ्टेड ओपनिंग क्या होता है। इज ऑफन द की टू ड्रॉइंग द रीडर्स इनटू द नरेटिव। सबसे जरूरी बात क्या है दोस्तों? आपकी ओपनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो पढ़ने वाला है उसका ध्यान आपकी स्टोरी की तरफ आ जाए। भाई मान लीजिए आपने 5 पेजेस की स्टोरी लिखी, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने 5 पेजेस की स्टोरी लिखी दोस्त, और उन 5 पेजेस की स्टोरी में से, है ना, एक भी पेज ऐसा नहीं था जो आपके रीडर का ध्यान आपकी तरफ लेके आए। और कुछ स्टोरीज ऐसी होती है, हमने 4 लाइन पढ़ी, हमारा ऐसा इंटरेस्ट उसमें बन गया, ऐसा इंटरेस्ट बन गया कि हम जानना चाहते हैं कि पूरा स्टोरी का माजरा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर मूवीज देखने से पहले उनका क्या देख के जाते हैं? आप कहेंगे सर ट्रेलर देख के जाते हैं, जबकि ट्रेलर से हमें स्टोरी का अंदाजा नहीं लगता, पर फिर भी हमारा माइंड कैसे काम करता है? ट्रेलर ही हमें मूवी की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ओपनिंग जो होती है किसी भी क्रिएटिव राइटिंग की, वो ट्रेलर की तरह ही होती है। ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि रीडर्स के साथ एक कनेक्शन बन सके और रीडर्स के अंदर क्या है? क्यूरियोसिटी आए। जब तक उनके अंदर जिज्ञासा नहीं आएगी, जानने की इच्छा नहीं आएगी दोस्त, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, जब तक उनके अंदर जिज्ञासा नहीं आएगी, जानने की इच्छा नहीं आएगी, तब तक दोस्त आपकी क्रिएटिव राइटिंग को कोई भी पढ़ने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? डन। अब देखिए कैसे कैप्चरिंग द रीडर्स अटेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है दोस्त? लिखना ऐसा है कि शुरुआत में ही वो कैप्चर कर ले क्या? अटेंशन को, है ना। मान लीजिए उसका ध्यान कहीं भी है, लेकिन जैसे ही वो आपकी स्टोरी पढ़ने बैठा, जैसे ही आपकी स्टोरी पढ़ने बैठा, बिल्कुल इंस्टाग्राम के रील की तरह आपको उसके अटेंशन को ग्रैब कर लेना है, उसके अटेंशन को कैप्चर कर लेना है, अपनी तरफ खींच लेना है। तो बिगिनिंग ही ऐसी होनी चाहिए, अनएक्सेप्टेबल, जिसको बिल्कुल भी क्या नहीं किया गया हो? एक्सपेक्ट ना किया हुआ। एक्सेप्टेबल नहीं, एक्सपेक्टेबल, सॉरी, अनएक्सपेक्टेबल, जिसकी आशा ही ना की गई हो कि किसी स्टोरी को इस तरीके से भी शुरू किया जा सकता है। अक्सर आपने देखा होगा दोस्त क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल किस किस ने देखा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल हमने क्राइम पेट्रोल देखा है। क्राइम पेट्रोल की स्टार्टिंग ऐसे दिखाते हैं मर्डर होते हुए, फिर धीरे धीरे स्टोरी का खुलासा होता है। इससे फायदा क्या रहता है? क्योंकि ओपनिंग अगर अट्रैक्टिव होगी तो पूरा एपिसोड में देखूंगा। सेटिंग द टोन एंड मूड दोस्तों,
कहानी की टोन क्या रहने वाली है, कॉमिक रहने वाली है, रोमांटिक रहने वाली है, शुरू में ही हमें पता चल जाता है। साथ साथ मूड भी पता चल जाता है कि कैसा कन्फ्लिक्ट रहेगी पूरी स्टोरी में या साइलेंसी के साथ चलेगी, ये मूड और टोन का कैसे पता चलेगा, ओपनिंग से। इंट्रोड्यूसिंग की थीम्स, पूरी स्टोरी की थीम क्या है, पूरी स्टोरी का मेन आइडिया क्या है, ये सब आपको किसमें बताना पड़ेगा, ओपनिंग इन द क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के ओपनिंग में ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब किसी को यहां पर दिक्कत या परेशानी तो नहीं, बताइए क्या यहां पर आपको कोई समस्या कोई परेशानी दिखाई दे रही है दोस्त? नहीं, आगे चलते हैं फिर। बहुत बढ़िया। द इंपोर्टेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट एंडिंग। अब देखिए बीच में जो लिखा जाएगा वो तो आप पर डिपेंड करता है। एक क्रिएटिव राइटिंग के, अगर मैं इस क्रिएटिव राइटिंग को CW कहने लगूं दोस्तों, तो इसकी एक तो होती है ओपनिंग, ध्यान से समझ लेना, एक होती है इसकी ओपनिंग, एक होता है इसका आप कहेंगे मेन बॉडी क्रिएटिव राइटिंग। ये टोटली आप पे डिपेंड करती है, ये सेल्फ द्वारा लिखी जाती है, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। लेकिन एंडिंग किस तरीके से करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन या तो ओपनिंग से बनता है या फिर एंडिंग से बनता है कि क्रिएटिव राइटिंग की ओपनिंग कैसी हो, क्रिएटिव राइटिंग की एंडिंग कैसी हो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, द इंपॉर्टेंस एंड एप्रोप्रिएट एंडिंग इन क्रिएटिव राइटिंग। द एंडिंग ऑफ अ पीस ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज जस्ट अ क्रूशियल। ये कैसा होना चाहिए दोस्तों, जस्ट एज क्रूशियल एज द ओपनिंग। बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना ओपनिंग होती है, क्योंकि एक रीडर का आपने अटेंशन ग्रैब किया है ना ओपनिंग में, अच्छे से ओपनिंग की स्टोरी की, लेकिन स्टोरी के लास्ट में उसे मजा नहीं आया तो उसकी ओपनिंग भी बर्बाद मानो। जिस कहानी का, जिस मूवी का क्लाइमैक्स अच्छा नहीं होता ना, उसके ट्रेलर को भी लोग खराब कर देते हैं और उसकी स्टोरी को, स्टार्टिंग ओपनिंग को भी क्या कर देते हैं, खराब ही मान लेते हैं। तो ओपनिंग डिपेंड्स द इंपोर्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट एंडिंग दोस्तों। तो स्टोरी की एंडिंग भी कैसी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। देखिए दोस्तों, स्टोरी हमने पूरी भले ही देखी हो, लेकिन अगर एंड अच्छा रहता है तो थिएटर से निकलते ही, देखो क्रिएटिव राइटिंग ही तो है एक मूवी भी, कहीं ना कहीं आप देखो कि थिएटर से निकलते हम एंडिंग की बात करते हैं कि मजा आया यार, बाहुबली ने, कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारे, एंडिंग ही तो थी स्टोरी की। जब तक स्टोरी की एंडिंग बेहतर नहीं होगी दोस्त, तब तक आपकी कोई भी ओपनिंग पर ध्यान देगा ही नहीं। अब वेल क्राफ्टेड एंडिंग, जो वेल क्राफ्टेड एंडिंग होती है वो सिर्फ एक सेंस ऑफ क्लोजर नहीं देती कि कहानी खत्म हो गई, सिर्फ इतना मात्र नहीं होती, इसके साथ साथ वो क्या करती है, थीम को, इमोशनल टोन्स को और कोई मैसेज जरूर देती है। हर मूवी, हर कहानी कोई ना कोई मैसेज जरूर देती है दोस्त। उस मैसेज को ग्रैब अगर करवा पा रहे हैं आप स्टोरी में, तो आपकी एंडिंग बहुत अच्छी है। तो एंडिंग में क्या होना चाहिए, इट टाइज अप लूज एंड्स, रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स, गिव्स मीनिंग टू द जर्नी दोस्त। तो मतलब क्या है कि जब अंत आपकी कहानी का हो रहा हो, तो जो भी कहानी में कन्फ्लिक्ट था, स्पेशली अगर आप बॉलीवुड मूवीज की स्टोरी देखेंगे, राइटिंग देखेंगे, तो उसमें क्या होगा दोस्त, कन्फ्लिक्ट होता है हीरो और विलन के बीच। तो एंड ऑफ द स्टोरी में वो कन्फ्लिक्ट सोल्व हो जाता है और पूरी जर्नी का मीनिंग समझ में आता है कि आखिर ये सब कुछ घटित क्यों हो रहा था, तभी उसे एंड माना जाता है। अब एंड दो तरीके से हो सकता है पुष्पा की तरह पार्ट 1 में थोड़ा सा दिखाया हो, फिर पार्ट 2 में वो दिखाने लग जाए, है ना। हो सकता है पहले पार्ट में मूवी खत्म हो जाए। तो सीक्वेंस ऑफ आप कहेंगे स्टोरीज भी हो सकता है और एक ही स्टोरी में बात खत्म भी हो सकती है। बात समझ में आई? तो ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एंडिंग इन अ स्टोरी। क्लियर? अरे सबसे बेहतरीन सवाल है ये। अगर आपको इसके पेड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर जो डिस्प्ले पे नीचे चल रहा है वहां से आप खरीद सकते हैं, है ना। उसके अलावा किसी भी नंबर से आप पेड नोट्स मत लीजना, है ना। जितने भी नंबर हमारे चैनल पर है, सिर्फ एक नंबर से आप ऑफिशियल से असली वाले पेड नोट्स लेना, ठीक है दोस्त। देखिए आगे चले, बात करते हैं आपके लिए व्हाट आर द बेसिक रूल्स फॉर स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, समझने लायक क्वेश्चन है। जून 2024 के पेपर में एज इट इज सवाल आया है कि कौन कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं आपके, कौन कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं जब हम क्या कर रहे हो, कोई प्रोग्राम बच्चे के लिए बना रहे हो। मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है जो कंटेंट बनाता है ना। आपका कोई यूट्यूब चैनल है जो कंटेंट बनाता है और कंटेंट के रूप में क्या बनाता है, शॉर्ट्स वीडियो बनाता है। और ये शॉर्ट्स वीडियो का टारगेट ऑडियंस क्या, आप कहेंगे सर बच्चे हैं, है ना, चिल्ड्रंस देखते हैं मेरी शॉर्ट्स को सबसे ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्त बेसिक रूल्स ऑफ स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन क्या होंगे उसको समझ लीजिए। सबसे जरूरी है दोस्तों, कीप इट सिंपल एंड क्लियर। अगर मैं फॉर एग्जांपल बच्चे के सामने अपनी इग्नू की BGG 174 की क्लास खोल दूं तो बच्चा तुरंत उसको बंद कर देगा, सो जाएगा या फिर भाग जाएगा। रीजन क्या है, ये उसके लेवल के लिए ना तो सिंपल है ना क्लियर होगा। ये आपके लेवल के लिए क्लास है, आपके लिए बेहतर होगी, आपको समझ में आएगी। तो दैट इज बच्चे के लेवल के लिए सिंपल और क्लियर दोनों चीज होनी चाहिए। और स्टोरी जो होनी चाहिए दोस्तों बहुत कंसाइज होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के पास ना सीक्वेंस देखने का समय नहीं होता कि पार्ट ए देखेगा पार्ट बी देखेगा। पूरी कहानी एक ही बार में खत्म होनी चाहिए, तभी बच्चे को क्या आएगा, मजा आएगा। कंसाइज। एज एप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए।
एज एप्रोप्रिएट का क्या मतलब है, मान लीजिए बच्चों की बात हो रही है तो हो सकता है 11 से लेके आप 15 साल तक के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो इसी एज का कंटेंट बनाइए। इस एज में बच्चों को क्या पसंद होता है, क्या देखना पसंद नहीं होता, गेमिंग की वीडियोस बना सकते हैं आप। इस एज में बच्चा गेमिंग की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहता है। आपके कंटेंट के अंदर, आपके स्क्रिप्ट के अंदर आपको स्टोरी लिख लें, स्क्रिप्टिंग की बात हो रही है ना, आपकी स्टोरी दोस्तों एजुकेशनल वैल्यू की होनी चाहिए। मतलब स्टोरी पढ़ने के बाद बच्चे के मन में, मस्तिष्क में कोई एक आप कहेंगे एजुकेशनल इमेज बने, उसे कोई सीख मिले, दैट इज एजुकेशनल वैल्यू। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव मैसेज। बच्चे तक कोई एक पॉजिटिव मैसेज जरूर जाना चाहिए। हालांकि आजकल बच्चों के लिए जो कंटेंट बनाया जा रहा है वो कोई भी मैसेज बच्चों को देता है। सबसे ज्यादा रद्दड़ कंटेंट आप कहेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर क्या है, बच्चों को दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। मानते नहीं, पहले पंचतंत्र की जातक कथाएं बच्चों को सुनाई जाती थी। उन जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कथाएं होती थी, है ना, महात्मा बुद्ध की कथाएं होती थी जातक कथाओं में, उनमें एजुकेशनल वैल्यू भी होती थी, उनमें पॉजिटिव मैसेज भी होता था। आजकल और वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट भी होता था छोटे बच्चों के लिए। तो वही चीज है दोस्त आपकी स्क्रिप्टिंग में होनी चाहिए, एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव। ऐसा नहीं है बच्चे ने स्टोरी देखना या पढ़ना स्टार्ट किया, आपकी 2 मिनट बाद ही उसकी एंगेजमेंट खत्म हो गई, 2 मिनट बाद उसने स्टोरी को बंद कर दिया, है ना, रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंगेजिंग रहे, बच्चे को पता ही ना चले 1 घंटा 2 घंटा कब निकल गया मुझे समझते हुए, पढ़ते हुए। तो दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। ये 5 बातें आप अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चों में आप जरूर फेमस हो जाएंगे। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका व्हाट गाइडलाइंस शुड बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग फॉर ऑनलाइन मीडिया। अब देखिए दोस्तों, ऑनलाइन मीडिया के लिए आप कुछ भी लिख रहे हैं, ऑनलाइन मीडिया, अब ये ऑनलाइन मीडिया में तो सब आते हैं। मान लीजिए आपका कोई वेब पेज है ना, आपकी वेबसाइट है, वेब पेज है, हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है आपका कोई ब्लॉग चैनल हो, है ना दोस्तों, क्या हो, ब्लॉग चैनल हो। आप किसी भी ऑनलाइन मीडिया के लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी न्यूज चैनल में है, न्यूज चैनल में है और आप न्यूज लिखते हैं उस चैनल में, तो ऑनलाइन, और वो न्यूज कहां पब्लिश होती है, ऑनलाइन पब्लिश होती है। तो आपको किन किन रूल्स का, गाइडलाइंस का ध्यान रखना है। पहली बात, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। सबसे पहले आपको समझना होगा आपकी ऑडियंस कैसी है, कितनी पढ़ी लिखी है, किस उम्र की है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो क्या काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने कंटेंट को ढालना पड़ेगा। मानते हो नहीं मानते हो? मान लीजिए आपकी वेबसाइट, जैसे इग्नू की बात करें, हमारे पास ज़्यादातर बच्चे एग्जाम के समय पढ़ने आते हैं और उन्हें चाहिए होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसलिए हम सेशन के समय सबसे ज्यादा क्या लेके आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आते हैं, क्योंकि हमने अपनी ऑडियंस को बहुत बेहतर तरीके से क्या कर रखा है, समझ रखा है, हमने एनालिसिस कर रखा है, क्या बच्चे देखना चाहते हैं, कितनी देर तक वो देख सकते हैं, वो सब कुछ हम क्या करते हैं, पहले से एनालाइज करते हैं। इसलिए छोटी क्लास बनाते हैं जो एंगेजमेंट वाली हो। तो अंडरस्टैंड योर ऑडियंस सबसे बेहतरीन पॉइंट है दोस्त। उसके बाद आता है आपका क्या, कैची हेडलाइंस। आपकी हेडलाइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे क्या हुआ उस पुराने वीरान घर के साथ। अगर इस तरीके से आपकी ऑनलाइन मीडिया की हेडलाइंस होंगी तो उस स्टोरी को जरूर पढ़ेगा इंसान। आखिर क्यों मिला 1000 रुपए का इनाम एक छोटे स्कूली बच्चे को। तो ये हेडलाइंस क्या करती हैं, टेंशन ग्रैबिंग होती हैं। याद रहेगा, इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन आपका होना चाहिए। राइटिंग फॉर स्कीमिंग, देखिए हर व्यक्ति अगर कुछ भी ऑनलाइन पढ़ता है, ऑनलाइन मीडिया में कुछ भी पढ़ता है, तो वो उसकी एक समरी चाहता है, ताकि अपने किसी दोस्त को, यार को बता सके कि आज यार मैंने एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा, उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो वो एक समरी बना पाए, स्कीमिंग कर पाए, ये जरूरी है। कीप इट सिंपल एंड क्लियर। देखिए उम्र एज कोई भी हो, हर आदमी के अंदर एक बच्चा रहता है, वो बच्चा कभी भी नहीं चाहता कि क्या हो, हर आदमी के अंदर होता है एक चाइल्ड, है ना। तो हर आदमी के अंदर का जो बच्चा वो चाहता है चीजें सिंपल मिले, क्लियर मिले, मेरे बस की कठिन समझना नहीं है। दैट इज मेक योर कंटेंट शेयरेबल, है ना। कई बार लोग चीखते रहते हैं, जैसे बहुत सारे आपके यूट्यूब चैनल भी कहते रहते हैं सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, करते रहते हैं ना, शेयर कर दीजिए हमारी वीडियो को। हम कभी नहीं कहते, क्योंकि यदि आपका कंटेंट शेयरेबल होगा पहले से ही, तो लोग बिना बोले ही आपको शेयर करेंगे। जैसे आप हमारे कंटेंट को नॉर्मली शेयर करते हैं, हम कभी ढिंडोरा नहीं पीटते इस चीज का, शेयर कीजिए नहीं, लेकिन फिर भी शेयरेबल अगर आपका कंटेंट होगा तो लोग अपने आप करेंगे, अपने आप आपको सब्सक्राइब करेंगे। बात समझ में आई है, नहीं आई? क्लियर है आपको कहानी? है नहीं हुई? जल्दी बताइए दोस्त। अब मैं आपको 3 बेहतरीन कॉन्सेप्ट और कराऊंगा। अब यहां से होता है असली आपका क्रिएटिव राइटिंग स्टार्ट दोस्त। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था क्रिएटिव राइटिंग में पेपर में वो क्या कहेगा, एक तो आपसे शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए कहेगा, पेपर के सवाल हैं, एक शॉर्ट स्टोरी लिखवाएगा, एक पोएम लिखवाएगा, और एक लिखवाएगा आपसे पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, जो कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा क्या की जाती है, लागू की जाती है। स्टार लगा लेना, तीनों फिक्स पैटर्न के सवाल हैं, तीनों में आपको कराऊंगा। है खतरनाक क्लास? हाँ, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना दोस्त, सारे कोड पढ़ाए जाएंगे जितने भी लाइव जुड़े हैं हमारे साथ। देखो क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर द ओपनिंग लाइंस ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। नीचे आपको ये जो 3 लाइन दी गई है दोस्तों, एक शॉर्ट स्टोरी की आपने बिगिनिंग दी हुई है, ओपनिंग लाइंस दी हुई है। आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है, और मिनिमम कितने शब्दों में करना है, 500 शब्दों में इस स्टोरी को पूरा करना है आपको। मतलब 3-4 पेजेस स्टोरी में आपको भरते जाना है। देखिए
स्टोरी की मैं लाइन समझाता हूं आपको। द डे वॉज यूजुअली काम अंडर द हॉट सन, यानी बहुत शांति वाला, आप कहेंगे गर्मियों वाला सा दिन था वो। सडनली फ्लॉक्स ऑफ द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग क्रेजीली इन द स्काई, और अचानक क्या होते हैं, पक्षियां आसमान में उड़ने लगते हैं। एंड इन द स्ट्रीट डॉग्स स्टार्ट बार्किंग, और तुरंत जो गली के कुत्ते होते हैं वो भौंकने लगे और दौड़ने लगे। व्हाट फॉलोड वाज अनकैनी, और जो कुछ ये हो रहा था वो बहुत अजीब सा था। अब इसी की आगे कहानी आपको बनानी है दोस्त। अब इसके आगे कहानी को आप कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगा, 500 शब्दों में तो नहीं दूंगा पर थोड़ा सा दूंगा। तो टाइटल इसका हम क्या दे सकते हैं, द अनसीन विजिटर। हो सकता है वहां पर कोई विजिटर आया हो, तो इसलिए मैंने इसका टाइटल क्या दे दिया, इस कहानी का टाइटल अपने आप से दे दिया अनसीन विजिटर। दिया नहीं होता पेपर में, खुद से देना होता है। तो देखो अब कहां तक हमें दिया हुआ था, यहां तक दिया हुआ था, व्हाट फॉलोड वाज अनकैनी। अब आगे देखो, यहां से मैंने बनाना स्टार्ट किया है। अ स्ट्रेंज साइलेंस एनवलप्ड द टाउन। आगे देखिए दोस्तों, यानी पूरे कस्बे को क्या किया, एक शांति वाले माहौल ने घेर लिया। पीपल स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक्स, और लोग क्या हो गए दोस्त, अपने रास्तों पर रुक गए। लुकिंग अप एट द स्काई, और वो अचानक आसमान की तरफ देखने लगे। वॉन्डरिंग व्हाट वाज हैपनिंग, और सोच रहे थे, है ना, आश्चर्यचकित थे कि हो क्या रहा है। द वर्ड्स सूब्ड लो ऑलमोस्ट इन अ फ्रेंजी, देयर विंग्स बीटिंग इरेक्टिकली एज इफ फीलिंग फ्रॉम समथिंग अनसीन, और सब कुछ ऐसे व्यवहार कर रहा था, बर्ड्स के पंख भी ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया अजीब सा। और उन्होंने देखा क्या था, द अनसीन विजिटर देखा था, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा विजिटर, वो कुछ भी हो सकता है, कोई क्रिएचर जो कि इससे पहले कभी देखा नहीं गया। जब भी तो ऐसा कुछ माहौल बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो कहानी को देख रहे हो, इस तरीके से मोड़ के हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है कहानी को समझने में, बहुत बढ़िया दोस्त। आगे देखिए, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया था, राइट अ पोएम। आपको एक पोएम लिखनी है 12 से 14 लाइंस में। कोई भी आपका टॉपिक हो अपनी पसंद का, है ना, उसे एक टाइटल भी देना है। तो मैंने यहां पर टॉपिक लिया है विंड, टॉपिक का नाम है विंड, पूरा नाम मैंने दिया है द विस्पर ऑफ विंड, है ना दोस्तों। पर्सोनिफिकेशन का यूज यहां पर किया गया है। द विस्पर ऑफ विंड का मतलब क्या होता है कि हवाओं का फुसफुसाना। आपने देखा ना, कान में खुशबू क्या क्या चली जाती है, वही चीज होता है दोस्त। तो यहां पर ये मैंने 14 लाइंस की क्या बनाई है, एक पोएम बनाई है। 2-3 लाइन में आपको इसकी समझा देता हूं, बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना। ऐसे बनाते हैं पोएम्स। द विंड इट विस्पर्स थ्रू द ट्रीज। अब देखिए हवाएं हैं, उन्होंने किसके कानों में विस्परिंग की, आप कहेंगे फुसफुसाया, पेड़ों के कानों में। अ सॉफ्ट एंड जेंटल मेलेडी, है ना। और जैसे आपने मेलेडी वाले गाने सुने होंगे ना, बिल्कुल शांत सुरीली, सोनू निगम की आवाज में, बिल्कुल उस तरीके से। इट कैरीज सीक्रेट्स फार एंड वाइड, और हवाएं कितनी दूर दूर से आती हैं। तो इस बात को इस तरीके से घुमाया गया है कि इन हवाओं ने जो फुसफुसाया है वो एक सीक्रेट है जो वो बहुत दूर से लेके आई हैं। एंड डांसेज विद द ओशियन टाइड, और जो समुद्र की लहरें होती हैं उनके साथ डांस करती है हवाएं आई हैं। बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, ये बनी हुई है। जैसे सबसे जरूरी क्या है पोएम में, राइमिंग होना दोस्तों। जैसे वाइट टाइड, ब्राइट नाइट, अननोन सोन, हाई स्काई, ट्यून मून, हियर नियर। जब तक ये राइमिंग नहीं होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रानी है पानी है, जब तक ये राइमिंग नहीं होगी तब तक आपकी पोएम पोएम नहीं कहलाएगी दोस्त। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना, और फिर आर, स्टार आर होती है ना राइमिंग। पोएम अपने दिमाग में आप सोच लेना। आगे चले, बहुत बढ़िया दोस्त। एक होता है आपका पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं दोस्त। अब पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट आपको बनानी है, लोगों को क्या कहना है, ऑर्गन डोनर्स, आस्किंग पीपल टू बिकम ऑर्गन डोनर्स। आपने सुना होगा कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को ऑर्गन्स की जरूरत होती है, जरा ध्यान से समझिए। और हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी आप कहेंगे जीवन लीला की समाप्ति के बाद अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं, ताकि एक और व्यक्ति को क्या मिल सके, जीवन मिल सके। इसके लिए हमें पहले ही सहमति देनी होती है, मृत्यु से पहले। बात समझते हो। अभी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट क्या होता है पहले से समझिए। तो ऐसे जो सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल इंपोर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं इश्यूज होते हैं सोसाइटी के, इन इश्यूज को लेकर सरकार समय समय पर कुछ अनाउंसमेंट जारी करती है, जो पब्लिक के माध्यम से ही चलती है और पब्लिक के लिए ही होती है दोस्त। इसलिए इसे पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कहते हैं। जैसे ये अनाउंसमेंट किस चीज़ की है कि लोगों से कहा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑर्गन डोनर्स बनिए। तो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान से देख लीजिए दोस्त। अभी तक आपने कभी भी पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट का इस तरीके का वो देखा ही नहीं होगा फॉर्मेट, है ना। देखो, हाँ, इसके नोट्स अवेलेबल है हमारे पास, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। देखिए टाइटल है दोस्तों, गिव द गिफ्ट ऑफ लाइफ बिकम एन ऑर्गन डोनर। कितना बेहतरीन टाइटल बनाया कि एक जीवन को उपहार में दीजिए, है ना। अपने ऑर्गन्स दूसरों को दोगे, आपने किसी को जीवन उपहार में दे दिया, बहुत बेहतरीन सी बात है। देखिए एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ, कितने अच्छे से मैंने यहां से देखे यहां तक ये जो बातें लिखी है इनको समझिए, आपको समझ में आएगा कि पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट कैसे लिखी जाती है।
एवरी डे थाउजेंड ऑफ लाइफ्स आर वेटिंग फॉर अ सेकंड चांस। आपको पता है हर दिन हजारों जानें ऐसी होती हैं जो जीवन में एक दूसरा चांस चाहती हैं। यू कैन हेल्प गिव देम दैट चांस, और आप मदद कर सकते हो उनको चांस देने में। अब बंदा सोचेगा इसे पढ़ के, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट को पढ़ के सोचेगा यार मैं कैसे किसी की लाइफ को बचा सकता हूं। नेक्स्ट, बाय बिकमिंग एन ऑर्गन डोनर। तुरंत मैंने उसको बताया कि अगर आप ऑर्गन डोनर बन जाते हैं, यू हैव द पावर टू सेव लाइफ एंड मेक डिफरेंस वेट इट मैटर्स मोस्ट। और आप याद रखिए दोस्त, आप ही वो बदलाव समाज में लेकर आ सकते हैं जो कि समय पर बहुत आवश्यक होता है। मान लीजिए एक छोटा सा बेबी है ना, उसकी माँ है, उसकी माँ की एक किडनी खराब है, उसे किडनी की आवश्यकता है ना। मान लीजिए 2 किडनी थी, एक पहले से खराब थी, अब एक और खराब होगी, तो उस बच्चे की माँ को बचाने के लिए अगर हमें ऑर्गन्स की आवश्यकता है तो आप हैं वो बदलाव दोस्तों। यू आर द डिफरेंस टू सेव आ मदर्स लाइफ। बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है। इट ओनली टेक्स अ मूवमेंट टू रजिस्टर। ये सिर्फ एक ही पल होता है जब आप रजिस्टर कर सकते हैं, बट द इम्पैक्ट लास्ट अ लाइफ टाइम, और इसका प्रभाव आपके लाइफ टाइम रहेगा। वेदर इट्स गिविंग समवन अ न्यू हार्ट, एक नया हार्ट देना, किडनी देना, लंग्स देना, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आइज वगैरह सब कुछ डोनेट की जा सकती हैं। जॉइन द काउंटलेस हीरोज हु हैव ऑलरेडी मेड द डिसीजन टू गिव द अल्टीमेट गिफ्ट। और आप उन अनगिनत हीरो में से एक होंगे जिन्होंने क्या किया, अपने जीवन को बेहतर बना लिया है। योर चॉइस देयर फ्यूचर, आपका सिर्फ एक चुनाव और उनका पूरा भविष्य है। टू लर्न मोर, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो साइन अप कीजिए। वेबसाइट का आप नाम यहाँ पर दे सकते हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर आप दे सकते हैं जहां पर हम रजिस्टर करें। बात समझाए? इसे कहते हैं पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। ये किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा, ऑफिशियल्स द्वारा ही की जाती है। बात समझ में आई दोस्त? अब मुझसे मत कह देना सर इसकी क्लास और दे दीजिए, बहुत सारी क्लासेस की पहले से हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, जाके उन्हें देखिए। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्त।